साथियों, हम भारतीय राजनीतिक विचारक में हम भारतीय राजनीतिक विचारक जिसमें हम मानवेंद्र नाथ रॉय, जिसके राजनीतिक विचार नवमानववाद, मानववाद की व्याख्या, उसको हमने पार्ट 1 और 2 में अध्ययन किया था। आज हम इसका पार्ट 3 ला रहे हैं, जिसमें मानवेंद्र नाथ रॉय के चिंतन का हमने विकास के क्रम को कई चरणों में बांटा हुआ है और हम इसको एक राजनीतिक विचार के रूप में भी ले सकते हैं। तो मैंने पीडीएफ में इसका चार्ट डाला हुआ है और पीडीएफ में चार्ट के बाद मैंने कोशिश करी है कि हम स्टेप बाय स्टेप एम.एन. रॉय के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करें। तो मानवीनाथ के जो चिंतन के विकास का क्रम है उस यहाँ पर मैंने 3 चरणों में इसकी बात करी है। 3 चरणों में इसकी बात करी है। तो पहला प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तीसरा चरण, ये 3 चरणों में बात करी है। और पीडीएफ में मैंने बताने की कोशिश करी है कि प्रथम चरण 1901 से 1915, द्वितीय चरण में 1916 से 1945, तीसरे चरण में 1946 से 1954 तक। उसके बाद मानवेंद्र नाथ रॉय और मार्क्सवाद के समर्थक के रूप में, मार्क्सवाद के विरोध के रूप में और मौलिक मानवता का सिद्धांत, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ और जिसमें उन्होंने नव मानववाद की बात करी है। तो आज हम उनके चिंतन के विकास के अध्ययन के रूप में हम उसका अध्ययन करेंगे और ये 3 चरण मैंने आपको काम में लिए हैं। अब हम आगे बढ़े। प्रथम चरण, जिसकी हम थोड़ी व्याख्या करेंगे कि प्रथम चरण में उन्होंने क्या कहा है। तो प्रथम चरण है 1901 से 1915 तक, ये इसका प्रथम चरण है और ये मैं आपको एक मार्क के द्वारा भी बताती चली जाऊंगी। और प्रथम चरण मानवेंद्र नाथ रॉय का जो राजनीतिक जीवन अनेक उतार चढ़ाव से पूरा रहा है और अपने जीवन काल के प्रारंभिक वर्षों में जब उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया तो वे क्रांतिकारी स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में एक उदारवादी विचारक बन गए। लेकिन प्रारंभ से अंत तक वे स्वतंत्रता के विचार के पोषक रहे। प्रारंभ में वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के पक्षधर भी थे और बाद में मानवीय स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक बन गए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनेक विचारों के प्रारंभिक चरण और अंतिम चरण के बीच एक गहरी और चौड़ी खाई है और इसलिए उनके चिंतन के विकास क्रम को समझना आवश्यक है ताकि हम एम.एन. रॉय की विचारधारा की एकाग्रता को दूर कर सके, जो जिसके बारे में हमारे बड़े ऐसे विचार थे कि कभी तो मार्क्सवाद के समर्थक बने, कभी विरोध बने। तो ये जो विचार चल रहे हैं उससे हम दूर हट सके। आगे बढ़े हम। अब इसका जो द्वितीय चरण है वो है 1916 से 1945 तक का। अब ये जो दूसरा है इसमें कई पॉइंट्स में मैंने इसमें बात डाली है। अब इसको शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि दूसरे चरण में मार्क्सवादी, क्रांतिकारी, कांग्रेसी, क्रांतिकारी, प्रजातंत्रवादी के रूप में भी आए हैं। और यदि हम इसी तरह से हम तीसरे चरण के रूप में बात करेंगे तो वो 1946 से 1954 तक का आएगा। ये जो मैंने आपको आगे चर्चा करी थी ये रहा। इसको मैं आपको फिर से बताऊंगी कि ये जो 3 चरण थे, पहला प्रथम चरण 1901 से 1915 तक, ये आपको याद करना, नहीं याद हो तो आप इसको लिखते चले जाएं। और दूसरा चरण है 1916 से 1945 तक का और तीसरा चरण है 1946 से 1954 तक का चरण। आगे बढ़े हम। फिर हमने बताया था प्रथम चरण में, जिसमें मैंने आपको बात करी थी उनके तत्कालिक उग्रवादी विचारधारा की 1901 से 1915 तक। ठीक है। फिर हम आते हैं, इसके प्रथम चरण ही चलता चला जा रहा है और फिर इसका आता है द्वितीय चरण। थोड़ा सा हम द्वितीय चरण में जब आगे बढ़ेंगे तो ये थोड़ा बड़े रूप में आएगा। दूसरा चरण, दूसरे चरण में कई पॉइंट्स में मानवीनाथ ने बात करी है एम.एन. रॉय ने। इन्होंने इसमें पहली बात कही है रूढ़िवादी मार्क्सवादी विचारधारा के रूप में। यह आ गया रूढ़िवादी, विकासवादी,
मार्क्सवाद के रूप में। दूसरा आता है मार्क्सवाद के आलोचक के रूप में, और तीसरा आता है क्रांतिकारी कांग्रेसी और क्रांतिकारी प्रजातंत्र के रूप में। ये 3 पॉइंट्स हैं। अब हम आगे बढ़ें। इसको जब हम डिटेल में अध्ययन करेंगे तो एक एक पॉइंट्स को हम उठाते चले जाएंगे। ये चल रहा है हमारा दूसरा चरण, जो 1916 से 1945 तक का चरण है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप इसमें कहीं कंफ्यूज ना हो। रूढ़िवादी मार्क्सवादी के रूप में अमेरिका में रहकर मार्क्सवाद सिद्धांतों का अध्ययन करके एम.एन. रॉय रूस चले गए, और वहाँ पर रहकर उन्होंने लेनिन के साथ मार्क्सवाद के व्यवहारिक जो रूप को निकट से देखने का उनको अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पर वे मध्य एशिया में साम्यवादी दल की नीतियों का प्रसार करने के लिए बनाई गई सेंट्रल एशियाटिक ब्यूरो सदस्य बन गए और साम्यवादी कार्यक्रम को प्रसारित करने में जुट गए। ताशकंद में प्रथम भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना उन्होंने 1920 में की, और इससे उनकी मार्क्सवाद में आस्था बढ़ती चली गई। लेकिन लेनिन के साथ मतभेदों के कारण उन्हें 1928 में रूस से निकाल दिया गया, और इस तरह से 1916 से 1928 तक वह कट्टर मार्क्सवाद समर्थक रहे। उन्होंने रूढ़िवादी मार्क्सवाद में अपनी आस्था जताई और स्वयं को मार्क्स का शिष्य कहना शुरू किया। लेकिन उनका यह भ्रम जल्दी टूट गया और उन्होंने मार्क्सवाद के बारे में एक नए सिरे से सोचना प्रारंभ कर दिया। ये था रूढ़िवादी मार्क्सवादी के रूप में। फिर आता है इसका दूसरा पॉइंट, मार्क्सवाद के आलोचक के रूप में। मार्क्सवाद के आलोचक के रूप में 1930 के बाद एम.एन. रॉय ने रूढ़िवादी मार्क्सवाद की आलोचना शुरू कर दी और उसमें कुछ सुधार की बात करी। और 1930 से पहले मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों में जो अपनी आस्था व्यक्त की थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी वर्ग संघर्ष व्यक्त का ही एक रूप किया गया, स्वीकार किया गया था। भारतीय इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या भी की। उसके स्थान पर उन्होंने मार्क्सवाद की कठोरता पर तरह तरह के आरोप भी लगाए और उन्होंने प्रचार भी किया कि मार्क्सवादी मानवीय स्वतंत्रता का शोषक है और यह राज्य को साध्य मानकर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात करता है। तो 1930 में भारत लौटकर मार्क्सवाद के बारे में कहा है कि मार्क्स का राज्य साध्य न होकर क्या है, एक साधन। मार्क्स के द्वंद्वात्मक दर्शन को उन्होंने मानव प्रकृति में बाधक बताया और वर्ग संघर्ष और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को भी गलत बताया। इस तरह एम.एन. रॉय ने मार्क्सवाद की अनेक आलोचनाएं करी, जिसका मैंने आपको वर्णन करके बताया है। अब आता है तीसरा इनका, क्रांतिकारी कांग्रेसी व क्रांतिकारी प्रजातंत्र के रूप में। ये थोड़ा सा आपका यहाँ पे थोड़ा नज़र कम आ रहा है, तो मैं दोबारा पॉइंट बोल देती हूँ। क्रांतिकारी कांग्रेसी व क्रांतिकारी प्रजातंत्र के रूप में मार्क्सवाद की तरह एम.एन. रॉय ने 1930 से 1939 तक, यानी 1939 तक कांग्रेस के रचनात्मक योगदानों को पहले तो सराहा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने गांधी और अन्य कांग्रेस के नेताओं की आलोचना शुरू कर दी। उन्होंने तिलक और गांधी की क्रांतिकारी गतिविधियों को तो सराहा, लेकिन गांधी के अहिंसात्मक कार्यक्रम की निंदा करी। यहाँ पे पॉइंट अकॉर्डिंग नहीं, उन्होंने गांधी की जो क्रांतिकारी थी, यानी गांधी की जो अहिंसात्मक उसकी निंदा करी। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वो उसके समर्थक थे, लेकिन जो उनकी विचारधारा अहिंसात्मक थी उसकी क्या करी, उन्होंने निंदा। एम.एन. रॉय ने कहा, गांधी जी राजनीति में जो धर्म का प्रवेश कराकर स्वतंत्रता को संग्राम को चोट पहुंचा रहे हैं, ये गलत है। उनका मानना था कि भारत की स्वतंत्रता शांतिपूर्ण साधनों से प्राप्त नहीं की जा सकती और गांधी को ब्रिटिश सरकार का एजेंट तक भी कह डाला। इस तरह कांग्रेस की नीतियों से असंतुष्ट होकर उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई और इस तरह एम.एन. रॉय के मन में मार्क्सवाद और कांग्रेस के प्रति जो लगाव था वो धीरे धीरे कम होता गया और अंत में एक रेडिकल डेमोक्रेटिक बन गए। इस युग में उनकी सहानुभूति सर्वहारा वर्ग के साथ रही। अब आता है इनका, ये तो था प्रजातांत्रिक
चरण के रूप में। अब आता है इनका अंतिम तीसरा चरण, जो कि 1946 से 1954 तक चला। कब तक चला? 1946 से 1954 तक ये चला। जो एम एन रॉय का मार्क्सवाद का प्रभाव कम होता गया, वे स्वतंत्र चिंतन के क्षेत्र में आगे बढ़े और मौलिक मानवतावादी बन गए। रूस और चीन के साम्यवाद की अच्छी बातों से शिक्षा ग्रहण करके गांधी की उदारवादी विचारधारा जोड़कर एक नई विचारधारा को जन्म दिया, जिसे रेडिकल ह्यूमनिज्म के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मनुष्य को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया और मानवीय स्वतंत्रता का भी प्रबल समर्थक बन गए। जो मैंने आपको पहले चर्चा करी थी, उनका नव मानववाद, यानी मनुष्य को केंद्र माना अध्ययन का। और इस तरह वे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी से एक मौलिक मानवतावादी बन गए। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानवीयता एम एन रॉय की विचारधारा कभी स्थिर नहीं रही। तीनों चरणों में यदि हम देखें तो उनके चिंतन का विकास चाहे अलग अलग रूपों में हुआ हो लेकिन प्रारंभ से अंत तक उनका चिंतन स्वतंत्र था, उनका चिंतन स्वतंत्रता का पोषक रहा, चाहे वह मानवीय स्वतंत्रता के रूप में हो या राष्ट्रीय स्वतंत्रता के रूप में। इसलिए उनका चिंतन नव मानवतावादी चिंतन के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है। तो ये था उसका 3 चरणों में जो मैंने इसके विकास की बात करी। हम नेक्स्ट फिर नव एम एन रॉय का पार्ट 4 में अध्ययन करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको एम एन रॉय का जो राजनीतिक चिंतन का विकास है वो आवश्यक समझ